नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दलाई लामा की और चीन की। बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी दलाई लामा का जो 90 साल के हुए हैं उनका जन्मदिन मनाया गया और जिस ढंग से जन्मदिन मना और नए दलाई लामा की बात हुई वो चीन को थोड़ी सी अखड़ी और चीन जो है वो परेशान हो गया। आखिर चीन दलाई लामा से क्यों परेशान है? एक 90 साल के बूढ़े निहत्थे आदमी से जो शांति की बात करता है, जो बुद्ध के जो शांति है का जो उपदेश है उस पर भरोसा करता है, बुद्ध धर्म गुरु है, उससे आखिर इतना शक्तिशाली चीन डरता क्यों है? क्या है डर? और जब कहा जाता है कि दलाई लामा अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगे तो चीन क्यों कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें हमारी बात पूछी जानी चाहिए। चीन की कौन सी कमजोर नस है, क्या है पूरा मामला, ये समझना जरूरी है। ये बहुत ही पेचीदा है और इस पेचीदे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। तो दरअसल अगर दलाई लामा और चीन के साथ संबंधों को देखें तो दलाई लामा तिब्बत के धर्मगुरु हैं। तिब्बत में जो बौद्ध रहते हैं उनके सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा हैं। 1951 में 1949 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हुई, पूरे चीन पे कम्युनिस्टों का शासन हो गया। उसमें एक सिर्फ ताइवान जो है वो उस साइड में बच गया डेमोक्रेटिक, और बाकी पूरे चीन पे जो कम्युनिस्ट क्रांति हुई उसमें माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में उसमें पूरे चीन पे आ गया। और 1951 में 2 साल बाद ही चीन ने पूरे तिब्बत पे कब्जा कर लिया। और तिब्बत पे कब्जा करने के बाद शुरू में तो 5-6 साल वो कब्जा रहा, उसके बाद धीरे धीरे उसने बौद्धों का, वहां के जो धर्मगुरुओं का, उसने दमन उत्पीड़न शुरू किया, उनको मारना शुरू किया। और उसके बाद 1959 में दलाई लामा अपने सहयोगियों के साथ किसी तरह जान बचाकर भारत आए और भारत में उनको शरण मिली, भारत में वो रहने लगे। यहां तक तो ये है कि चूंकि वो भाग के आए थे और बहुत बड़े अनुयायी उनके साथ आए थे, जो अभी भी शरणार्थी के रूप में विभिन्न जगहों पे अलग अलग शहरों में देख सकते हैं। धर्मशाला में उनका बहुत बड़ा केंद्र है, कुछ नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में भी है। तो वो सब यहाँ हैं। चीन के साथ समस्या ये है कि उसके बाद वहां पे जब 1987-88 में जो आप देखेंगे चीन में युवाओं का एक आंदोलन शुरू हुआ था थियानमेन चौक पे, जिसपे कहा जाता है कि टैंक से 10,000 युवाओं को उसने कुचल दिया था, मार दिया था। चीन ने अपने ही युवाओं को 10,000 से अधिक मारे गए थे। वैसे वो तमाम चीजें दबी हुई हैं, कहीं कोई चर्चा नहीं होती। चीन का इतना स्ट्रांग है कि कोई इस पर कुछ बोलता नहीं है। उसी वक्त जो है वो यहाँ भी हुआ था, तिब्बत में भी अपराइजिंग शुरू हुई थी और एक स्वतंत्रता की बात उठ रही थी। दलाई लामा का उस वक्त देखा गया कि इतनी लोकप्रियता उनकी है इतने सालों बाद भी, कि चीन उससे डर गया। और उसके बाद दलाई लामा के जितने फोटो थे, जितनी मूर्तियां थी चीन में, वो घर घर ढूंढ करके उनको मारा जाने लगा। कानून बना दिया कि जिसके घर में भी दलाई लामा की अगर मूर्ति दिख गई तो उसको 7 साल की सजा होगी। ऐसे प्रावधान किए कि चीन के तिब्बत में दलाई लामा का कोई नाम भी ले ले, कोई फोटो भी रख ले तो उसको सजा हो जाती थी। उसके बाद जितने भी वहां पे तिब्बत में रहने वाले बच्चे थे उनको जबरन ले जाया गया, स्कूलों में जो बोर्डिंग स्कूल थे वहां भर्ती करवाया गया, और कभी कभी उनको घर में मिलने दिया जाता था। और उनको पूरी तरह से बौद्ध धर्म से दूर करके और कम्युनिस्ट विचारों का बनाने का पूरा एक प्रयास शुरू। काफी हद तक वो चल भी रहा है, अभी भी चल रहा है। लेकिन दलाई लामा की जो अपनी अहमियत है एक धर्मगुरु के रूप में, वो बहुत खास है। तिब्बत के लोग अभी भी उनको दिल से लगाते हैं, दिल से मानते हैं। और इसीलिए और दलाई लामा लगातार बात करते हैं कि स्वायत्तता होनी चाहिए। एक निर्वासित सरकार भी है तिब्बत का, जो घूमता रहता है, जो हर जगह अपना काम करता है, लेकिन उसकी कोई बहुत मान्यता नहीं है। दलाई लामा की मान्यता है। और दलाई लामा हमेशा ये कहते हैं कि चीन से भले हम अलग ना हो, लेकिन तिब्बत को एक स्वायत्त क्षेत्र जरूर रखा जाए। एक चीन के अंदर भी स्वायत्तता उसकी होनी चाहिए। वैसे चीन में तिब्बत में जितने भी मानवाधिकार का हनन होता है, तमाम चीजें होती है, उसमें
दलाई लामा उसको मुद्दा उठाते हैं और तमाम अंतर्राष्ट्रीय जो मानवाधिकार संगठन है वो भी ये मुद्दा उठाते रहते हैं। और 1889 में दलाई लामा को नोबेल का पीस प्राइज दिया गया था, जो शांति की बात करते हैं। और नोबेल का पीस प्राइज पाने वाला, शांति की बात करने वाला दलाई लामा से चीन डरा हुआ है, क्योंकि दो उसके ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी भी चीन की एकता और अखंडता में एक नासूर की तरह है। एक तो पहले बताया था ताइवान है, और ताइवान को कैसे एनेक्स करें, कैसे जोड़ें। एक छोटा सा द्वीप जो है वो ताइवान है। आजकल वो चिप मैन्युफैक्चरिंग में पूरी दुनिया का सबसे बड़े कंपनियां वही होता है, और इसके लिए चर्चा में है। और पूरी दुनिया में जो कोई भी ताइवान को मान्यता देने की बात करता है, उसके खिलाफ चीन खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि बस चीन को मानो, ताइवान को ही चीन का हिस्सा मानो। ताइवान का कहीं कोई देश में मेरी जानकारी में हाई कमीशन भी नहीं है, कहीं उसका कोई वो भी नहीं है। और उसको चीन साफ साफ कहता है कि ताइवान को कोई मान्यता नहीं दे। ये उसकी मतलब एक कोशिश है कि ताइवान हमारा हिस्सा है। और दूसरी तरफ जो तिब्बत है, वो दलाई लामा अभी भी उसके धर्मगुरु हैं, और धर्मगुरु होने के कारण अभी भी उनकी मान्यता है। और चीन को ये डर है कि अगर दलाई लामा इसी ढंग से रहे तो चीन में स्वायत्तता की मांग जो है, आजादी की मांग जो है, वो जोर पकड़ती रहेगी। और उनके बहुत सारे जो अनुयायी हैं वो अभी भी भारत में है, पूरी दुनिया में दलाई लामा के अनुयायी हैं। तो तब तक चीन पूरी तरह से, चीन का हिस्सा हो जाए तिब्बत पूरी तरह से, ये संभव नहीं है जब तक दलाई लामा है। और अगर दलाई लामा स्वतंत्र रूप से अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं, नया दलाई लामा चुनते हैं, तो भी चीन के साथ समस्या ये है कि वो ये मानेगा कि वो जो दलाई लामा होगा वो भी कहीं न कहीं तिब्बत की स्वायत्तता की बात करेगा, आजादी की बात करेगा, और वो चीन के लिए खतरा है। इसलिए वो जो मंचू वंश का एक शासक वहां हुआ करते थे 1917 से पहले, उन्होंने एक बार 19वीं शताब्दी में एक विवाद हुआ था दलाई लामा चुनते वक्त, 10वें दलाई लामा के चुनाव के वक्त। तो उस विवाद के समय में उस वक्त एक गोल्डन जो है वो पॉट रखा गया था, उसमें पर्चियां रखी गई थी, उससे चुनाव हुआ था। उसका हवाला दे रहा है चीन और कह रहा है कि अगला जो दलाई लामा हो वो उसी ढंग से चुना जाए। जबकि दलाई लामा के जो चुनने की बात है, ये 14वें दलाई लामा है, इनके जो चुनने की प्रक्रिया है एक अलग प्रक्रिया है, जिसमें खुद दलाई लामा जो हैं वो बताते हैं, उनको एक आभास होता है कि इस ढंग का बच्चा होगा, ऐसे होगा, और यहां पैदा हुआ होगा। उस बच्चे की पहचान होती है, और वो गंदेन फोड्रांग जो है वो एक संस्था है, वो उस संस्था के पास जो है वो अधिकार है, वही जो है दलाई लामा तय करता है। वो अगला दलाई लामा जो है 15वां, वो वहीं से आएगा। जो भारत की सधी प्रतिक्रिया इसमें है, भारत ज्यादा कुछ नहीं बोलता है, लेकिन किरण रिजिजू जो अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, और अरुणाचल प्रदेश को चीन जो है कहता है कि हमारा हिस्सा है, उसका चीनी नाम भी देता है, उसके शहरों का चीनी नाम देता है, वहां सांसद है, और जो मंत्री भी केंद्रीय मंत्री हैं, बहुत मजबूत मंत्री हैं, संसदीय जो है वो मंत्री वहां पे भारत सरकार में है, किरण रिजिजू। और किरण रिजिजू ने साफ साफ कहा कि भाई चीन को इसमें हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है, वो दलाई लामा ही तय करेंगे कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, अगला दलाई लामा कौन होगा। तो ये पूरा मामला है, और इसीलिए एक 90 साल के बूढ़े दलाई लामा से चीन इतना डरता है। अगर उन्होंने कह दिया कि अगले 30-40 साल में और जिंदा रहूंगा, तो ये भी बड़ा मुद्दा चीन में बन गया कि जब तक ये जिंदा हैं या ये अपना उत्तराधिकारी चुन लिए, तब तक तिब्बत पे चीन का ऐसे तो शक्ति से अधिकार हो जाए, लेकिन वो मानता है कि तिब्बत कहीं न कहीं से एक विवादित रहेगा, और उसकी स्वायत्तता की बात जो है उठती रहेगी। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।